एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज मैंने जो ये अलग अलग क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ आपके सैम्पल क्वेश्चंस, आप इन्हीं को थोड़ा टाइम स्पेंड करके करिए। देखिए हमेशा जब तक आप नहीं करेंगे खुद से अपनी कॉपी पे बैठ के, तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। आप मेरी वीडियो देखिए, वहाँ से ये देखिए कि सोचने का तरीका क्या है, क्योंकि ये रिंग वाले क्वेश्चन का अप्रोच कहीं ना कहीं एक बार एक क्वेश्चन देखना ही पड़ता है, और ये अप्रोच फिर बाद में जाके पता नहीं कौन कौन से चैप्टर में काम आएगा आपको लग रहा है ग्रेविटेशन में, आगे जाके 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ये वाला क्वेश्चन, ये जो अप्रोच है पूरी काम आएगी, और ये सारी मेहनत आपको दिखेगी कि यूटिलाइज हो रही है। ठीक है, तो कॉपी में प्लीज़ करिए। और आप यहाँ पर इसलिए ना आइए कि हाँ चलो देख लेते हैं, वीडियो बहुत अच्छी है, सीखने के मोड पे आइए, क्योंकि मैं यहाँ सिखाने के मोड पे हूँ, और मैं थोड़ा जेन्युइन फैमिली चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स की, जो मेरे साथ एसोसिएटेड हो, जो जेन्युइनली कुछ सीखना चाहता है। क्योंकि मुझे बेसिकली चाहिए कि डेफिनेटली जो मैं पढ़ा हूँ उसका फ़ायदा होना चाहिए, और कहीं आपके रिजल्ट्स में या आपके ओवरऑल फिजिक्स के बारे में सोचने में कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हो, और आपको लगे हाँ यार चीज़ें आसान हुई है। राइट, तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि हमारे पास एक सर्कल है जो आपको यहाँ पर देखने को मिला, और हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये आप देख रहे होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ए दी हुई है। यस, इसका सेंटर यहाँ पर होगा, डेफिनेटली वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी सेंट्रॉइड होगा। राइट, सो इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी सेंट्रॉइड होगा, और वो सर्कल का भी सेंटर है। यहाँ पर ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो 3 वर्टेक्स दिख रहे हैं आपको, इनमें 3 बराबर पॉइंट मासेस स्मॉल m इस तरह से लाई कर रहे हैं। ये वाला मास इधर को चल रहा है 20 स्पीड से, ये वाला इधर को चल रहा है 20 स्पीड से, और ये वाला इधर को चल रहा है 20 स्पीड से यूनिफॉर्मली। और जब वो यूनिफॉर्मली 20 स्पीड से चलेंगे तो आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल मेंटेन रहेगा, ऐसे ही रहेगा। क्योंकि देखो ये वाला वर्टेक्स अगर यहाँ पहुँच जाएगा तो ये वाला वर्टेक्स यहाँ पहुँच जाएगा, और ये वाला वर्टेक्स यहाँ पहुँच जाएगा। अभी भी आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल वैसे ही मेंटेन रहेगा जैसे पहले था। ये सुनो, तो जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है, मान लीजिए रेडियस आर है, हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इन मासेस का टाइम पीरियड क्या होगा अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल को मेंटेन्ड रहना है। हमें क्या चाहिए? टाइम पीरियड। किसका? ये जो मास पूरा एक चक्कर लगाएंगे उनका, किसी भी एक मास का निकालिए। क्यों? क्योंकि सब सेम स्पीड से चल रहे हैं, और अगर सब सेम स्पीड से चल रहे हैं तो सबका टाइम पीरियड भी सेम होगा। तो हम रादर देन तीनों पे ध्यान दें, किसी एक पार्टिकल पे ध्यान दें और उसका टाइम पीरियड निकाल लें, और हमें टाइम पीरियड निकालना है। सर ऐसे क्वेश्चन तो हम भी किसी बुक से सॉल्यूशन से देख के कर लेंगे, आप अप्रोच सिखाओ। आपसे अब धीरे धीरे हम अप्रोच चाह रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा बताइए कि आत्मनिर्भर कर दीजिए, सेल्फ डिपेंडेंट बना दीजिए। राइट, एंड डेफिनेटली अगर आपको मुझसे जो भी थोड़ा बहुत मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें, वो ये है टाइम पीरियड। जनरली ओमेगा से टाइम पीरियड मिल जाएंगे आपको, एंड ओमेगा एंगुलर स्पीड है। और एंगुलर स्पीड कहाँ से मिलेगी? अगर कोई चीज़ सर्कल में घूम रही है, यस, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में एंगुलर स्पीड, मासेस, ग्रेविटेशन। तो आप कहीं जानते हैं कि कभी भी दुनिया में अगर किसी को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमना है तो सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगनी चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है, मास अगर v स्पीड से चल रहा है r रेडियस में तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होती है? mv²/r। लेकिन एक और फॉर्मूला भी है, m ω²r। अब आप बताइए टाइम पीरियड निकालना है, कौन सा यूज करूं? mv²/r से सेंट्रीपिटल फोर्स वाला लगाऊं या m ω²r वाला? क्लियर हो गया अप्रोच क्या होनी चाहिए? सो अप्रोच ये होनी चाहिए कि m ω²r वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। और आपको मैं बता दूं, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स थोड़ी है, वो तो एक कंडीशन है। किसी को भी अगर सर्कल में घूमना है तो एक मिनिमम नेसेसरी सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? mv²/r या m ω²r, जो कि दोनों सेम है। और ये हमेशा कोई दिलवाता है, और जो दिलवाएगा वो एक रियल फोर्स होगी, ट्रू फोर्स होगी।
कभी ये ग्रेविटेशनल फोर्स दिलवाएगा जैसा इस क्वेश्चन में, कभी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकता है, कभी ये धागे का टेंशन हो सकता है, कभी ये स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन डेवलप होती है वो हो सकता है, मतलब कभी ये मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है। तो कभी भी किसी को सर्कल में घूमना है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई एक रियल फोर्स दिलवाती है। यहाँ पर आपको पता है सेंटर की तरफ एक हमें फोर्स चाहिए, मान लीजिए ये भी आपको पता है रेडियस है, ये भी हमारे पास रेडियस है। तो हमें पता लगा किसी भी एक एम मास को ले लूँ, अगर मैं इस ए पर जो एम मास लाई कर रहा है उसे देखूँ तो इस एम मास को कौन कौन खींच रहा है? इस एम मास को एक तो ये वाला एम खींच रहा है और एक ये वाला एम खींच रहा है। ये वाला एम उसे अपनी ओर खींच रहा है इधर को, मान लीजिए F4 से, और ये वाला एम इस एम को अपनी ओर खींच रहा है मान लीजिए F से। और इनके बीच में एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। क्यों? इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको पता है 60 डिग्रीज ही होते हैं, हर एंगल 60 डिग्री का होता है। सो अब ये F है और ये F है। क्यों है F क्यों? क्योंकि भैया मासेस सेम है और डिस्टेंस सेम है, मासेस सेम है और डिस्टेंस सेम है, तो फोर्स भी सेम होंगे मैग्नीट्यूड में, राइट? सो यहाँ से हमें पता लगा इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, जो इस एम पर ये दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। और आपको पता है अगर दो फोर्स बराबर होते हैं, जो वेक्टर्स में हमने पढ़ा हुआ है, और वेक्टर की क्लासेस हैं आपके इसी यूट्यूब पे हमारे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। आप जब दो फोर्सेस बराबर होती हैं तो कभी भी जो रिजल्टेंट होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है, तो कहाँ की ओर होगा? रेडियस के अलॉन्ग सेंटर की ओर होगा। सो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है Fr वो कितना होगा? जब दो फोर्सेस 60 डिग्री पे हो तो रिजल्टेंट क्या होगा? पहली वाली फोर्स का स्क्वायर प्लस दूसरी वाली फोर्स का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहला वाला फोर्स दूसरा वाला फोर्स cos 60 का रूट। सो यहाँ से रिजल्टेंट फोर्स जो आ जाएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा? F² प्लस F² कितना होता है? 2F² प्लस 2F²। cos 60 कितना होता है? cos 60 इज 1/2। 1/2 से ये 2 कट गया, 2F² प्लस F² 3F² आ गया, 3F² का रूट F बाहर आ गया √3। सो हमारे पास क्या आ गया? F रिजल्टेंट इज इक्वल टू F√3। कहाँ की ओर? सेंटर की ओर। इसका मतलब किसी भी एक मास पर जो नेट फोर्स लग रही है वो सेंटर की ओर, वो कितनी लग रही है? F√3। जहाँ F कितना है? कोई एक के कारण जो फोर्स है वो F कितना है? वो F भी निकाल लेते हैं। वो F कितना है? कैपिटल G mm/a²। कैपिटल G mm/a²। मुझे लगता है ये भी क्लियर हो गया होगा कुछ इस तरह से। सो यहाँ से हमें पता लगा रिजल्टेंट फोर्स कितना है? F√3, जहाँ F कितना है? G mm/a²। और यही जो ट्रू फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है या नेट रिजल्टेंट फोर्स है, यही दिलवाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमें पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन दिलवाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, वैसे इस मास पे भी ऐसे ही होगा। ये वाला मास को, इस वाले मास को ये वाला मास अपनी ओर खींचेगा F4 से, ये वाला मास अपनी ओर खींचेगा F4 से, रिजल्टेंट इधर को जो दिलवाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, वैसे ही इसके साथ भी होगा। तो तीनों के साथ ऐसे ही होगा, हमने किसी एक को लिया है यहाँ पर। तो अब हमारे पास पता चला कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स दिलवाएगा। हमने किसी एक मास को ले लिया है और उसके लिए हम ये सारा कर रहे हैं, और वो ए पे जो मास था उसके लिए कर रहे हैं। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा उस पर? m⍵², जो भी उसका रेडियस है। मैंने बताया था mv²r भी लिख सकते थे, m⍵²r भी लिख सकते थे। ओमेगा क्यों लिया? आंसर क्या निकालना है? टाइम पीरियड निकालना है। जब तक ओमेगा नहीं आएगा टाइम पीरियड कैसे आएगा? बिकॉज आपको पता है टाइम पीरियड इज 2π/ω। यस और नो? सो m⍵²r और f ग्रेविटेशनल कितना है? F√3। और f कितना है? G mm/a²। तो क्या लिख दूं? G mm/a² √3। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया, एक m काट देते हैं, खुशी की बात है। और यहाँ से कुछ ऐसा। अब बात आती है कि यहाँ से ओमेगा आ जाएगा, और जैसे ओमेगा आ जाएगा आप ओमेगा की जगह 2π टाइम पीरियड लिखकर टाइम पीरियड भी निकाल लेंगे। होपफुली क्लियर है। अब बात आती है आंसर या तो ए में चाहिए होगा या तो आर में चाहिए होगा। तो अगर मान लीजिए हमें आंसर ए में चाहिए, तो हमें ये आर जो है यहाँ पर, इस आर को ए में कन्वर्ट करना है। और ये आपको अगेन याद होना चाहिए, आप में से बहुत सारों को पता है लेकिन कुछ लोगों को बार बार निकालना पड़ता है। आज वंस फॉर ऑल इसे ख़त्म करिए, ये आर और ए के बीच में संबंध। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको ले जा रहा हूँ वापस छोटी क्लासेस में, जहाँ पर हमें पता करना है कि जो हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर साइड दिया है हमें, और हमें उसके वर्टेक्स से लेके उसके सर्कम सेंटर के बीच में या सेंट्रॉइड के बीच में डिस्टेंस चाहिए आर,
तो कैसे निकाला जाता है? यस, उसके लिए आप सबसे पहले उसके सेंट्रॉइड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें कुछ यहाँ पर, और फिर उसके बाद आपको पता है कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा डिस्टेंस a है तो ये आधा डिस्टेंस a/2 होगा, तो ये आधा डिस्टेंस a/2 होगा, और ये रहा परपेंडिकुलर, और ये रहा o, और ये रहा r जिसकी बात चल रही है। ये पूरा एंगल कितना है? ये पूरा एंगल आपको पता है 60 डिग्री है, आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल होगा 30 डिग्री। ये सो नो, सो ये मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, काफ़ी छोटा बन गया। सो ये 30 डिग्री, ये a/2, ये r। तो अब इनके बीच में हम संबंध निकाल लेते हैं, एंड आपको पता है cos 30 सही रहेगा, एंड यहाँ से हमारे पास आ जाएगा cos 30 इज नथिंग बट बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? a/2 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? r। यहाँ से r इधर चला जाएगा, cos 30 नीचे आ जाएगा। यस, फिर से देख लीजिए, cos 30 इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? a/2 डिवाइड बाई r, डिवाइड बाई r ये रहा, तो हमारे पास क्या आ गया? cos 30 इज इक्वल टू a/2r। यहाँ से हमारे पास r इधर ले जाऊंगा, r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a/2 cos 30। यस, cos 30 कितना होता है? cos 30 इज √3/2, और √3/2 में 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। यहाँ से r कितना आ जाएगा? a/√3। हमेशा याद रखिए, क्या याद रखना है आज के बाद? किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में वर्टेक्स से लेके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस कितना होता है? वर्टेक्स से लेकर सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल A, इट इज r इज इक्वल टू a/√3। प्लीज ये हमें वहां करना ना पड़े। यस, क्या? वर्टेक्स से लेके सेंट्रॉइड तक का डिस्टेंस r इज ऑलवेज इक्वल टू इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो भी साइड दी हुई है a/√3। याद रहेगा ये? तो हमें पता है कि हमारे पास जो भी r है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? a/√3, और वहाँ से हम ओमेगा निकाल लेंगे पूरा सॉल्व करके, जो भी आएगा हमारा। सो ओमेगा हमारे पास कुछ भी आ जाएगा, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर अगर r हम यहाँ नीचे ले जाएंगे, और r की जगह हम क्या लिखेंगे? a/√3, और a/√3 करेंगे। यस, √3 3 हो जाएगा, वो आगे मैथ्स है आप जानते हैं, और सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा? ओमेगा। और फिर जैसे ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा की जगह आप 2π बाई टाइम पीरियड लिखकर टाइम पीरियड निकाल लेंगे। मुझे लगता है ये आपको आंसर पूरा निकालना चाहिए, जिससे आपको अपने मैथ्स पे भी विश्वास हो जाए, और ये भी याद हो जाए दैट r अगर आपको निकालना है दैट इज a/√3, ये भी आपको पता चलना चाहिए। सर्कल का कभी भी कोई क्वेश्चन आए ना, तो एक चीज़ याद रखना, ज़्यादातर आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो कोई दिलवाता है, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स ने दिलवाया। और एक देखने में तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन लग रहा होगा कि अभी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पर है, थोड़ी देर में ये यहाँ पहुँच जाएगा मास, ये वाला मास यहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला मास यहाँ पहुँच जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा, और फिर ये ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, घूमता जाएगा। हमें इसका ओमेगा चाहिए मास का, तो ये कैसे निकलेगा? नहीं, कभी नहीं देखना है वो जो क्वेश्चन बता रहा है उसको मुश्किल करके नहीं देखना है। उसमें क्या देखना है आपको? किसी भी एक मास पर नेट फोर्स सेंटर की ओर कितना लग रही है, और वही दिलवाएगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। वहाँ से ओमेगा, और ओमेगा 2π बाई टाइम पीरियड, वहाँ से टाइम पीरियड आ जाएगा। होपफुली मैंने जो आपको बताया कुछ हेल्पफुल रहा होगा।